हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पांडे जी की पाठशाला। आज हम जुड़ेंगे एक और मस्त नई मज़ेदार और एकदम धमाकेदार कहानी के साथ। दोस्तों, वैसे तो ये कहानी नहीं, एक नॉवेल है, एक ऐसा नॉवेल जो कि पूरे लंदन में धूम मचा रखा था। थॉमस हार्डी के थ्रू लिखा गया ये नॉवेल एकदम से लाजवाब था। क्या बताऊँ, ऐसा प्ले था, ऐसा ड्रामा था जिसने सबका दिल जीत लिया था। तो ऐसे तो ये नॉवेल है और इसको पढ़ने में आपको महीने लग जाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ इसको बस चंद मिनटों में ख़त्म करेंगे, बिना कोई इवेंट स्किप किए मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा नॉवेल, जिसका नाम है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। ये एक ऐसा नॉवेल है जिसको थॉमस हार्डी ने ड्रामा बना के लिखा था और ये इतना लाजवाब था कि ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाल रहा था लोगों पर। दोस्तों, इस कहानी में, ये कहानी बेसिकली आप कह सकते हैं एक ट्रेजेडी है, या फिर आप कह सकते हैं एक लव स्टोरी है। ठीक है, आपको जैसे पता होना चाहिए, में जितने भी नॉवल लिखे जाते थे उस टाइम वो सारे लगभग रोमांटिक हुआ करते थे या फिर लव स्टोरी हुआ करते थे, इस टाइप से। तो उन्हीं में से एक है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब लड़के की, एक गरीब फार्मर की। तो पहले हम सारे कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। जो सबसे मेन कैरेक्टर है हमारा वो है गैब्रियल ओक। ये एक गरीब फार्मर है जिसने अपनी सारी पूंजी अपने फार्मिंग में लगा दी थी, अपने पोल्ट्री अपने फार्मिंग में लगा दी थी। उसके बाद आती है बादशेबा, वो लड़की जिससे गैब्रियल प्यार में पड़ गया था। ठीक है, वो बहुत प्यार करने लगा था बादशेबा से। फिर आता है एक अधेड़ उम्र का बुढ़ा जिसका नाम है विलियम बोल्डवुड। ठीक है, तो ये एक ऐसा आदमी है जिससे बादशेबा एक टाइम में शादी करने जाती है। अब दोस्तों, इस कहानी के दो और कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से एक है फैनी, वो लड़की जो लापता हो जाती है अपने प्रेमी के साथ। और लास्ट कैरेक्टर है हमारा फ्रांसिस ट्रॉय, जो एक सोल्डर है इस कहानी में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 5 मेन कैरेक्टर्स है इस कहानी के। तो हम अब उनके बारे में तो हम बता दिया, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों जब गैब्रियल अपना पोल्ट्री फार्मिंग का धंधा करता है और उसमें अपनी सारी पूंजी लगा देता है। वो सारी मेहनत, सारी जमा पूंजी उस फार्मिंग में लगा देता है वो, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है गैब्रियल। दोस्तों, फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि गैब्रियल जब अपने फार्मिंग के टाइम में जब घर से बाहर था तो उसको एक लेडी दिखती है जो खुद को मिरर में देख के अपनी ही तारीफ कर रही थी, लाइक ओ गॉड, मैं कितनी खूबसूरत हूँ ना, ऐसा करती दिखी एक लेडी जिसका नाम था बादशेबा। तो गैब्रियल पहली बात तो उसको देख के मुस्कुरा के चला जाता है। तो फिर दोस्तों, एक टाइम ऐसा होता है कि एक रात जब गैब्रियल अपने रूम में सो रहा होता है तो उस टाइम वो अपने खिड़की का दरवाज़ा खोलना भूल जाता है, जिसकी वजह से घर में जल रहे आग का धुआं बाहर नहीं जा पाता है और इस वजह से उसके घर में आग लग जाती है और उसके फार्मिंग में भी। तो इस वजह से जब उसकी जान पर बनाती है दोस्तों, तो बादशेबा जाके उसकी जान बचाती है। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या होता है कि गैब्रियल जो है उसके प्यार में पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, कोई खूबसूरत लग रही है आपको, वो आपकी जान बचाए और आपका क्रश आ जाए, होता है। तो फिर गैब्रियल को उस पर प्यार आने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार, वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने लगता है उससे। लेकिन बादशेबा जो है वो अलग है, उसको इन सब में नहीं, उसको ऐसा लगता है ना शादी के नाम से कि मेरी आज़ादी छीन जाएगी, मुझे कैद हो जाना पड़ेगा, मुझे किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, जो कि बादशेबा बिल्कुल नहीं चाहती। तो वो क्या करती है कि इग्नोर करती है इसको, गैब्रियल को। गैब्रियल उसके पीछे रहता है। फिर एक दिन गैब्रियल उसके घर जाता है और उसकी आंटी से बात करता है कि मुझे अपने लिए बादशेबा का हाथ चाहिए, मतलब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसकी आंट बोलती हैं कि देखो भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी है और भी बहुत लड़के हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं, पर तुम अपना ख्वाब छोड़ दो कि तुम्हारी शादी उससे होगी। ये सुन के बेचारा गैब्रियल उदास मुंह लेके चला आता है। बादशेबा उस टाइम घर में नहीं होती है। तो बादशेबा जब घर आती है और उसकी आंटी ये बताती है कि तुमसे मिलने गैब्रियल आया था, तो दोस्तों बादशेबा गैब्रियल का नाम सुनते ही दौड़ते जाती है उसके पास और उसके पास जाके कहती है, देखो मैं शादी वादी करना ही नहीं चाहती, मैं इन सब चक्कर में फंसना ही नहीं चाहती, मुझे आज़ादी की ज़िंदगी जीनी है, मैं नहीं चाहती कि किसी के अंडर कैद होकर रहूँ। तो मुझे शादी वादी नहीं करनी, और मैं तुमसे क्या किसी से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जब तक मुझे प्यार नहीं होगा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। ये सुन के दोस्तों गैब्रियल को और बुरा लगता है। उसके बाद वो चुपचाप चला जाता है।
एक दिन बहुत बुरी घटना घटती है। वो घटना क्या होती है कि गैब्रियल का जो पोल्ट्री फार्मिंग है जिसमें उसने भेड़ों को रखा था, उसी के कुत्ते, गैब्रियल के कुत्ते उसके भेड़ों का शिकार कर जाते हैं और सारे भेड़ मारे जाते हैं। अब दोस्तों इस चक्कर में एकदम से गैब्रियल बर्बाद हो गया। उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उसी में लगा रखी थी और वही उसकी बर्बाद हो गई। अब उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। वो बेचारा हताश हो गया और उसने बहुत सारे कर्जे भी ले रखे थे, तो वो अपनी बची हुई जायदाद जो थी उसकी, वो सारी जायदाद बेच के अपना कर्जा चुका देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है शहर छोड़ के। और एक्चुअली उसके जाने से पहले ही बादशिबा भी वो शहर छोड़ के जा चुकी होती है। क्यों? क्योंकि बादशिबा के एक अंकल हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो बादशिबा के नाम हो गई थी। तो बादशिबा पहले ही शहर छोड़कर जा चुकी थी। तो गैब्रियल को जब जब अपनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के वहां से जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में नजर आता है एक फार्मिंग जिसमें कि आग लग जाती है। तो ये चीज देख के उसको बचाने के लिए कूद जाता है उसमें। गैब्रियल उसमें बचाने के लिए कूद जाता है और वो सारे जानवरों को बचा लेता है। अब होता ये है कि फार्मिंग है उसमें जो आग लगी होती है, उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो आती है, उसकी जो मालकिन होती है वो आती है और गैब्रियल से मिलती है। और गैब्रियल कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है, तो अगर आप मुझे इनके देखभाल में रख सके अपनी पोल्ट्री फार्मिंग में, तो मेरा बहुत हेल्प होगा। कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि वो जो मालकिन है जिसके फार्मिंग में आग लगी थी, वो कोई और नहीं, वो बादशिबा ही थी। अब दोस्तों बादशिबा देखती है तो उसको तो पहले से ही, वो तो गैब्रियल को जानती है, तो बिना कुछ कहे सुने उसको काम पर रख लेती है। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा होता है। गैब्रियल उस फार्मिंग का ख्याल रखता है और उसके लिए बहुत मेहनत से काम करता है। फिर होता यूँ है दोस्तों कि वहाँ आसपास के लोगों से भी गैब्रियल की दोस्ती हो जाती है। तो फिर उस दोस्ती के दौरान सब लोगों के बीच बैठा होता है, तो सब कहा कह रहे होते हैं कि एक लड़की है फैनी नाम की, जो कि यहाँ से लापता है, जो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई। इत्तेफाक से जब गैब्रियल वहाँ पे घूम रहा होता है तो उसको फैनी दिखती है। अब फैनी को लाचार देख के ये अपने सारे पैसे वगैरह जो भी इसके पास होते हैं जेब में ये बेचारा दे देता है उसको लाचार देख के। उसके बाद लेकिन फैनी क्या करती है, वो पैसे लौटा देती है और साथ में उसको एक लेटर भी लिख के देती है। और उस लेटर में लिखा होता है कि मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो और उसी के साथ मैं भागी हूँ और वो एक सोल्डर है। तो वो उसके बाद क्या होता है कि गैब्रियल वापस आ जाता है और गैब्रियल से कहती है फैनी कि तुम ये बात किसी को मत बताना। तो दोस्तों गैब्रियल बहुत सीधा साधा इंसान था, वो किसी को कुछ नहीं बताता। उसके बाद इन सब के बाद होता है क्या कि जिस जगह पे ये लोग रहते हैं, गैब्रियल और बादशिबा ये लोग जो रहते हैं, वहाँ पे सारे लोग बादशिबा को बहुत एडमायर करते हैं, उसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करते हैं। और एक अकेली लड़की इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही है, फार्मिंग संभाल रही है, इसलिए उसकी सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सब उसके पीछे पागल रहते हैं। उनमें से एक आदमी होता है जो इसको जरा भी भाव नहीं देता, वो होता है विलियम बोल्डवुड। जी हाँ, विलियम बोल्डवुड, वह अधेड़ बुढ़ा आदमी जो कि किसी को भाव नहीं देता, और इसको भी नहीं, बादशिबा के पास उसकी भी ठीक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। फिर क्या होता है कि बादशिबा को ये बात बहुत चुभती है कि यार सब मुझे भाव देते, ये मेरी तरफ देखता तक नहीं, ऐसा क्यों। तो उसको वो क्या करती है, वैलेंटाइन डे पे एक बड़ा गंदा गेम खेलती है और वो विलियम बोल्डवुड को एक लेटर लिख के भेजती है जिसमें लिखा रहता है मैरी मी। अब ये देख के तो विलियम बोल्डवुड पागल हो जाता है। फिर वो सब देखते हैं, सब तो बिजी है भाई, वैलेंटाइन डे आज सब बिजी है। तो देखता है गैब्रियल एक जगह अकेले बैठा है, तो उसको जाके लेटर दिखाता और कहता है बेटा क्या ये तुम हैंडराइटिंग पहचान सकते हो, ये किसकी है। तो गैब्रियल ये देख के बेचारा एकदम हताश हो जाता है, टूट सा जाता है। वो तो पहचान जाता है कि हैंडराइटिंग बादशिबा की है। तो उसके बाद दोस्तों फिर जब विलियम बोल्डवुड बादशिबा के पीछे पड़ जाता है, वो इस मजाक को काफ़ी सीरियसली ले लेता है। अब वो बादशिबा को प्रपोज कर डालता है। बादशिबा उसको बोलती है कि अब वो फंस चुकी है, वो क्या बोल सकती है, इसलिए वो कहती है मैं सोचूंगी। इसके बाद दोस्तों विलियम बोल्डवुड उसके पीछे पड़ जाता है। तो बादशिबा उससे पीछा छुड़ाने के लिए गैब्रियल की हेल्प लेने जाती है और उससे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। गैब्रियल बेचारा पहले से उदास है। वो कहता है कि तुमने तो शादी करने का नहीं सोचा था, अब तुम शादी करेंगे। ये सुन के बादशिबा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम सारे मर्द एक जैसे होते, तुम सबको बस एक चीज़ से मतलब होती है, खुद के फायदे की। ये सुन के गैब्रियल और उदास हो जाता है। उसके बाद दोस्तों फिर विलियम बोल्डवुड उसके पीछे पड़ा होता है, लेकिन ये बादशिबा कहती है कि मैं सोचूंगी, मैं तुमको थोड़े दिन बाद जवाब देती हूँ। उसके बाद ये होता है कि एक दिन उस शहर में एक सोल्जर आता है जो कि काफ़ी हैंडसम और काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। तो उसको देखते के साथ ही बादशिबा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, वो उससे प्यार कर बैठती है। और उसका नाम था फ्रांसिस ट्रॉय, जो कि एक सोल्जर था। तो फ्रांसिस ट्रॉय को भी इससे प्यार हो जाता है, बादशिबा से, और बादशिबा को भी। फिर ये दोनों शादी की बात करते हैं और इनकी शादी की बात चलती है। तो फिर दोस्तों
शादी की बात चलने के बाद ये सुन के विलियम बोल्डवुड तो बहुत उदास होता है। कहता है कि तुमने जब शादी मुझसे करने को कहा था तो मैरी मी क्यों कहा था जब तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थी। बातशीबा उसको एक लेटर लिख के एक्चुअली भेज देती है जिसमें कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं फ्रांसिस ट्रॉय से प्यार करती हूँ, उसकी शादी करूंगी। ये सुन के विलियम बोल्डवुड जाता है उसके पास और कहता है कि जब तुमको कोई फीलिंग ही नहीं थी मेरे लिए, जब तुमको मुझसे शादी ही नहीं करनी, तुमने ऐसा क्यों कहा मुझसे। फ्रांसिस की और बातशीबा की शादी हो जाती है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि बातशीबा की जो फार्मिंग है वो दोनों साथ में चलाएंगे। अब दोनों साथ में चलाते हैं, लेकिन ये होता है दोस्तों कि एक दिन बहुत गंदा तूफान आने वाला होता है। कहते हैं गैब्रियल जो है वो उसको फ्रांसिस को कहता है कि बहुत गंदा तूफान आने वाला है, अगर हमने कोई तैयारी नहीं करी तो हमारे जानवर मारे जा सकते हैं। ये सुन के भी फ्रांसिस ट्रॉय इग्नोर कर देता है। उस रात तूफान आता है और ये बातशीबा और गैब्रियल ये दोनों मिलके फार्मिंग को बचाते हैं, पोल्ट्री को बचाते हैं किसी तरह। फिर दोस्तों एक बुरी खबर मिलती है और बताया जाता है कि एक लेडीज की डेड बॉडी मिली है जो फैनी की है। फैनी वही भागी हुई लड़की, तो बोलते हैं कि फैनी की डेड बॉडी मिली है तो उसको अपने घर मंगवाता है। ये फ्रांसिस ट्रॉय अपने घर मंगवाता है, तो घर मंगवाता है तो उसको डेड बॉडी रखा होता है और फिर लोग जो लाते हैं वो कहते हैं कि इसमें एक नहीं दो डेड बॉडी है, एक तो फैनी की और दूसरे उसके बच्चे का। ये सुन के बातशीबा को रहा नहीं जाता, वो रात में क्या करती है उस बक्से को खोलती है डेड बॉडी वाले को और उसमें देखती है फैनी को देखने के बाद फ्रांसिस ट्रॉय जो होता है एकदम टूट जाता है और उसके बाद वो बताता है कि यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, पर जब मैं यहाँ आया तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया और फिर मैं तुमसे शादी करके यहाँ रुक गया और मैं इसके पास नहीं गया और मेरे पीठ पीछे इसकी जान चली गई, इसके गुनहगार मैं हूँ, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये सुन के दोस्तों बातशीबा को झटका लगता है कि फ्रांसिस ने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, इसका भी दिल टूट जाता है। फिर फ्रांसिस ट्रॉय कहता है कि मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से दूर जाना है। तो वो जाता है दोस्तों, एक नदी किनारे बैठा रहता है और फिर तूफान आती है, वो नदी में बह जाता है। नदी में बह जाता है, लोगों को लगता है कि वो मर चुका है, पर कुछ मछुआरे उसको पकड़ के लेके चले जाते हैं दूर। उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा होता है, वो जिंदा रहता है। और इधर क्या होता है, बातशीबा को बहुत दुखी हो जाती है फ्रांसिस ट्रॉय के जाने से। फिर वक्त बीतते जाते हैं, 6-7 साल बीत जाते हैं। उस बीच एक बार विलियम बोल्डवुड एक बार और प्रपोज करता है बातशीबा को कि अब तो तुम्हारा पति भी मर चुका है, अब तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो दोस्तों इस बार क्या होता है कि बातशीबा बिना कुछ सोचे समझे विलियम बोल्डवुड को हाँ कह देती है, यस आई विल मैरी यू। ये सुन के विलियम बोल्डवुड खुश हो जाता है। फिर बातशीबा भी सोचती है कि 7 साल हो गए हैं फ्रांसिस के गए हुए और 7 साल तक अगर कोई ना मिले तो जाहिर सी बात है उसको मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। तो ये देखने के बाद वो शादी के लिए मान जाती है। और फिर दोस्तों विलियम बोल्डवुड और बातशीबा की शादी की दिन आती है। जब इन दोनों की शादी हो रही होती है तब क्या होता है कि एक शादी के बीच में पार्टी में बाहर एक अनजान शख्स खड़ा होता है शहर में आके उसके घर के बाहर। तो लोग कहते हैं कि आपके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा है जो दिखने में थोड़ा अजीब है। तो बातशीबा क्या करती है, जाती है और उस शख्स को ढूंढती है कि वो कौन है। देखती है कौन, वो कोई और नहीं फ्रांसिस ट्रॉय है, बातशीबा का पहला प्यार। इसको देख के बातशीबा शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद दोस्तों फ्रांसिस ट्रॉय आता है और बातशीबा से कहता है कि मैं तुमको ले जाने आया हूँ, यहाँ से चलो। तो बातशीबा सोचती है, थोड़ा सोच रही होती है और लेकिन विलियम बोल्डवुड उस टाइम दोस्तों उसके मन में पता नहीं क्या आता है, वो बातशीबा को कहता है कि जाओ तुम उसके साथ चले जाओ। तो बातशीबा जब उसके साथ जाने लगती है तो जाती तो नहीं है, वो थोड़ा सोच रही होती है, लेकिन इतने में फ्रांसिस ट्रॉय है वो जबरदस्ती उसको खींच रहा होता है हाथ पकड़ के ले जाने के लिए और बातशीबा चिल्लाने लगती है। ये देख के विलियम बोल्डवुड को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने फ्रांसिस ट्रॉय को शूट कर दिया, 6 की 6 गोलियां उतार दी उसमें। अब क्या होता है कि वो मर चुका। अब जब वो मर गया फ्रांसिस ट्रॉय तो विलियम बोल्डवुड को जेल हो गई, वो चला जाता है। अब बातशीबा की जिंदगी और तहस नहस हो गई, अब क्या बचा उसके पास। इस बीच उसको और बुरी खबर मिलती है कि गैब्रियल सब छोड़ के जा रहा है। सुनने के बाद बातशीबा को बहुत बुरा लगता है, वो दौड़ती भागती गैब्रियल के पास जाती है। ठीक है, फाइनली वो मोमेंट आता है जिसके लिए गैब्रियल ने बरसों इंतजार किया था। अब क्या होता है, उसके पास जाती है और उसके पास बैठ के उससे बड़े प्यार से पूछती है, मैं अब तक इंतजार, पिछले 7 सालों से मैं इंतजार में थी कि तुम कभी तो मुझसे पूछो कि क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते के साथ गैब्रियल के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो वर्ड है जो सुनने के लिए उसने बरसों लगा दी। ये सुनते ही उसके आंखों से आंसू आ गए, एकदम से वो बेचारा इमोशनल हो गया एकदम। कहते हैं ना कि बहुत बहुत सदमे के बाद एक खुशी वाली बात सुनी, तो वो सुन रहा था गैब्रियल। अब दोस्तों जब उसको बातशीबा कहती है कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, डू स्टिल लव मी, मैं तो इसी का इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब मुझे प्रपोज करो, मैं कब तुमसे शादी के लिए हाँ करूँ, तुमने एक बार भी नहीं करा। ये सुन के गैब्रियल दोस्तों से कहता है कि
मैं तो पूछ सकता था, पर मुझे लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, तुम मैं पसंद नहीं हूँ। उसके बाद दोस्तों गैब्रियल उसको फिर से प्रपोज करता है और बातशेबा मान जाती है और कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है इन दोनों के मिल जाने से। सो हियर द स्टोरी एंड्स। तो दोस्तों अब कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर अच्छे कमेंट्स दे ताकि हम और ऐसी ऐसी नॉवेल्स